नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग अभी जिस टॉपिक पर बात करेंगे ये टॉपिक है आपका परिसीमन आयोग। आप लोग देखते होंगे जो परिसीमन आयोग लिखा हुआ है और हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि जो ये परिसीमन आयोग होता क्या है। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन मैं आपको अपने सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और अंत तक देखेंगे तो मेरा विश्वास है कि जो आपको कुछ नया चीज सीखने को मिल सकता है। और इससे अगर आपको कुछ नया चीज सीखने को मिले तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, और ताकि ये जानकारी अपने और दोस्त लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, परिसीमन आयोग का जो गठन किया जाता है, ये गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। और राष्ट्रपति के जो सहयोग में होते हैं वो ईसीआई होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनको निर्वाचन आयोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्वाचन आयोग। इनके सहयोग से क्या करता है राष्ट्रपति जो है सो परिसीमन आयोग का गठन करता है। और इसके गठन करने में इसका जो अध्यक्षता करेंगे, इसका जो अध्यक्ष होंगे इस कमीशन का अध्यक्ष होंगे आपका सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज होंगे उनके अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे जो लोकसभा को बढ़ाने के लिए अगर सीट का बात करेंगे तो एक आर्टिकल है 82 में, उसमें इसका क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। फिर अगर आप देखेंगे तो आपका रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 और 51, उसमें इसका बात किया गया है। फिर आपका एक है परिसीमन आयोग अधिनियम, एक है आपका परिसीमन आयोग अधिनियम। इसके द्वारा आपको क्या किया गया है? इसमें जिक्र किया गया है। अब देखिए, इस परिसीमन आयोग का गठन करने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो जैसे हम लोग को पता है कि जो हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा की क्या होती है? चुनाव होती है। तो उसमें क्या है कि जो हमारा जो राज्य है, हमारा जो राज्य है ये क्या है? लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में क्या है? बांटा हुआ है। आप देखेंगे उसी तरह से प्रत्येक राज्य को क्या है कि जो उनके क्षेत्र के हिसाब, जनसंख्या के हिसाब से उनके पास सीट दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बात कर लेंगे तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास जो आपका लोकसभा का सीट है वो कितना है? आपका 40 सीट, 80 सीट है लोकसभा के सीट जो है यूपी में। उसी तरह से अगर आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में आपका 40 सीट है। फिर वही अगर आप बात कर लेंगे तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में देखेंगे तो 39 सीट है लोकसभा का। अगर केरल का बात कर लेंगे तो केरल में आपका क्या है? 40 सीट है लोकसभा का। सॉरी, केरल में 20 सीट है लोकसभा का। ये आपका आंकड़ा हो गया। अब देखिए इसका गठन कैसे, इसका विभाजन कैसे किया जाता है? तो हम लोग को पता है कि जो प्रत्येक, और यही आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है, जो प्रत्येक जनगणना के बाद जो है सो परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और उसके हिसाब से लोकसभा के सीट को क्या किया जाएगा? बढ़ाया या घटाया जाएगा। तो घटने की तो कोई बात होता नहीं है। आप देखेंगे कि जो जहां तक कि बढ़ेगा ही, तो हम लोग को पता है कि जो जनगणना होता है, तो जनगणना वर्ष जो है आपका, जनगणना वर्ष वो है जिसके लास्ट में क्या है? 1 है। तो हम लोग को पता है कि जो हमारे देश में जनगणना प्रत्येक कितने साल पर होते हैं? 10 साल पर होते हैं। तो सबसे पहला जनगणना 1951 में हुआ। ठीक है, 1951 के बाद देखेंगे तो फिर कन्फर्म है जो 10 साल के बाद 61 में होगा, फिर 1971 में होगा, फिर 1981 में होगा, फिर 1991 में होगा, फिर 2001 में होगा, फिर 2011 में होगा, फिर 2021 में होगा, फिर 2031 में होगा। बात है आपको समझ में? लेकिन मजा का बात है कि जो अभी तक हमारा जो जनगणना यहां पर से आगे नहीं हुआ है 2011 के बाद। 21 में जनगणना होता, लेकिन हम सभी को पता है जो 21 में हम कोरोना के मार से जूझ रहे थे, जिसके वजह से सरकार जनगणना नहीं करवा पाई और अभी तक ये देखेंगे प्रोसेस आपका क्या है? पोस्टपोन्ड है। तो वर्तमान में जो अभी तक आपका जनगणना हुआ है 2011 तक जनगणना हुआ है। अगर आप बात करेंगे, कहेंगे कि जो अभी तक परिसीमन आयोग का कितना बार गठन हुआ है, तो आप समझने के लिए अभी तक परिसीमन आयोग का 4 बार गठन हुआ है। पहला आपका हुआ है 1952 में पहला परिसीमन आयोग, पहला परिसीमन
आयोग का गठन किया गया 1900 कब 52 में। उसके बाद देखेंगे तो आप उसके बाद 1962 में दूसरा परिसीमन आयोग का गठन किया गया। फिर अगर आप देखेंगे तो 1972 में परिसीमन आयोग, तीसरा परिसीमन आयोग का गठन किया गया। उसके बाद देखेंगे तो फिर 2002 में परिसीमन आयोग का, चौथा परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अभी तक ये 4 परिसीमन आयोग का अभी तक आपको क्या किया गया है, गठन किया गया है। अब कहेंगे कि जो पहला परिसीमन आयोग जो 1952 में आपका क्या किया गया, गठन किया गया। अब देखिए 1951 में क्या था, जो आपका लोकसभा था, लोकसभा का सीट कितना था, 489। इसको देखेंगे तो 1971 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, इसको 1971 में बढ़ा के कर दिया गया 543। आपको पता है, कंफर्म है आप कि जो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर से अगर आप समझेंगे तो ये आप समझ सकते हैं कि जो जैसे 10 साल के बाद ऑटोमेटिक जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो और अभी भी देखेंगे 1971 में लोकसभा में 543 सीट, और अभी भी देखेंगे तो लोकसभा में आपके पास कितना सीट है, अभी 2021 में 1971 में आपका कितना 543, और वर्तमान अभी अगर आप देखेंगे 2025 में भी तो लोकसभा में आपके पास सीट कितना है, 543। कहेंगे क्या, और परिसीमन अगर प्रत्येक जनगणना के बाद होना है, इसका मतलब प्रत्येक 10 साल पर होना है, जनगणना 10 साल पर अगर हो रही है तो 10 साल के बाद होना है, तो क्या 1971 के बाद हमारे देश में जनसंख्या बढ़ा या नहीं बढ़ा। अब इस फैक्टर को समझने के लिए एक तुलना आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए 10 साल पर परिसीमन हो रहा, यह परिसीमन यहां भी देख रहे हैं 52 में हुआ, 62 में हुआ, 72 में हुआ, क्योंकि जैसे 51 का जनगणना का रिपोर्ट आया तब 52 में परिसीमन आयोग बना, मतलब प्रत्येक राज्य को लोकसभा का सीट दे दिया गया, फिर उसी में अपना विधानसभा का बना दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह से देखेंगे तो जैसे अगर मान लीजिए बिहार को यहां इसमें से बिहार राज्य था, इसको मिटाते हैं। मान लीजिए कि जो इसमें से बिहार राज्य को उस समय 40 सीट मिला, बिहार को कितना सीट मिला, 40 सीट मिला। तब हम लोग को पता है कि जो हमारे जो एक प्रतिनिधि का, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनका चुनाव जो है सो किसके आधार पर, 10 लाख के जनगणना पर 10 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य का क्या होता है, चुनाव होता है। तब कॉमन सी बात था कि जो उस समय बिहार की जनसंख्या कितना रहा होगा, 4 करोड़। ठीक है, आया आपको बात समझ में। और उसके बाद अगर यूपी का बात कर लेंगे, यूपी का बात कर लेंगे तब यूपी का जनसंख्या उस समय आपका कितना था, उस समय यूपी को कितना सीट मिला लोकसभा में, 40। इसका मतलब आप मान लेंगे उस समय यूपी का जो जनसंख्या था ये आपका कितना था, उस समय 8 करोड़। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा दक्षिण भारत में आइए, ये तो उत्तर भारत का आपका क्या हो गया, उत्तर भारत का स्थिति हो गया। दक्षिण भारत में आइए, दक्षिण भारत में आइएगा तो सबसे पहले आप आइए तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु को 39 सीट मिला था। तो कन्फर्म था कि जो इसका भी जनसंख्या लगभग बिहार के बराबर था, 1 सीट बिहार से कम था। तो मोटा मोटी तौर पर अगर आप मान लेंगे तो आप मान सकते हैं कि जो उस समय इसका 3-9 करोड़, मतलब 3 करोड़ 90 लाख इसका क्या रहा होगा, जनसंख्या रहा होगा, या 4 करोड़ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 करोड़। उसके बाद अगर आप देखेंगे केरल, तब भाई केरल को मिला 20 सीट। तो केरल को 20 सीट मिला तो कंफर्म है कि जो केरल की जनसंख्या उस समय कितना रहा होगा, 2 करोड़ रहा होगा। आप कहेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको ग्राफ जब समझना है तो इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 71 में, और हम लोग को पता है कि जो इंदिरा गांधी जनसंख्या नियंत्रण को लेके बहुत मतलब कठोर कदम क्या किए थे, उठाए थे। और इमरजेंसी में भी देखेंगे तो बड़े पैमाने पर क्या किया गया, आपका इमरजेंसी के समय में बड़े पैमाने पर जो है सो खास के दक्षिण भारत में देखा गया कि जो नसबंदी का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चले। और इंदिरा गांधी जनसंख्या नियंत्रण को लेके
कठोर कदम उठाई। और ये बात जो था सो दक्षिण भारत के सरकार को भी समझ में आ गया और आम जनता को भी समझ में आ गया। लेकिन हम लोगों को पता है, जो हम लोग उत्तर भारत में हैं, और उत्तर भारत वाले को कुछ बातें बहुत लेट से समझ में आता है, और ये बात उत्तर भारत वाले को समझ में नहीं आया। यहाँ पर क्या हुआ, लगातार जनसंख्या बढ़ती रही। अगर अभी का वर्तमान परिदृश्य देखेंगे तो वर्तमान में अगर बिहार का बात करेंगे तो वर्तमान में बिहार का जनसंख्या कितना होगा। वर्तमान में आप मान सकते हैं 2025 में अगर मानेंगे तो बिहार का जनसंख्या 14 करोड़, ठीक है। तो बिहार का जनसंख्या 14 करोड़। उसके बाद अगर यूपी का बात कर लेंगे आप, तो यूपी का जनसंख्या अगर मान लेंगे कि जो 26 करोड़ के आसपास होगा, या 26 करोड़ के आसपास नहीं भी होगा, तो लगभग अगर आप मानेंगे तो वर्तमान अगर कोई आंकड़ा अगर आपके पास है, तो अगर यूएन के रिपोर्ट देखेंगे, तो यूएन के रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में देश की जनसंख्या कितना हो गया, देश का जनसंख्या 146 करोड़ हो गया। कितना करोड़, 2025 के रिपोर्ट बता रहा है यूएन के अनुसार कि जो भारत की जनसंख्या कितना हो गया, 146 करोड़ वर्तमान में 2025 में। तो आप जो देखेंगे कि जो ये 543 जो आपका सीट है, ये 543 के जगह पर जो सीट का संख्या होगा, वो सीट का संख्या अगर 10 लाख के जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा का सीट एक कैंडिडेट को डिसाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1460 जो होगा सो लोकसभा का सीट होगा। कितना सीट होगा, 1460। और आपको पता है नया जो बिल्डिंग बना है, हमारा जो संसद भवन का नया बिल्डिंग बना है, इसका भी कैपेसिटी लगभग कितना है, 800 है। इसका मतलब है 800 है। इसका मतलब है कि जो अगर अभी के जनगणना के हिसाब से अगर हम लोकसभा में सीट को अगर काउंट करें तो नया जो बिल्डिंग बना है, ये भी बिल्डिंग क्या है कि जो अपर्याप्त है। बात आया कि नहीं समझ में, अपर्याप्त है। मतलब सदस्य की संख्या अभी के जनगणना के हिसाब से 10 लाख से 1460 होना चाहिए और 543 है। और आपको पता है कि जो अभी 543 है, तो जब आप सदन का चर्चा सुनते होंगे तो ये 500 ही पहुंच जाते हैं, तो वहां आफत ला देते हैं। अगर ये 1400 पहुंच जाए तो आपको पता है कि जो वहां पर क्या होगा, से ये हंसी मजाक के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर सीरियसली ले तो अभी के जनसंख्या के हिसाब से ये जो है सो आपका कितना है, 1460 जो है सो ये हो जाएंगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग लोकसभा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद अगर आप राज्य के हिसाब से बात करेंगे तो मान लीजिए कि जो बिहार को इस समय ये उस समय का आंकड़ा है। अगर उस समय बिहार इसका जनसंख्या 8 करोड़ था, अभी मान लीजिए 26 करोड़ है, तो 26 करोड़ है तो यूपी को अभी के हिसाब से कितना आपको मिलना चाहिए, अभी के हिसाब से यूपी को 260 सीट मिलना चाहिए 80 के बजाय। बिहार में अभी अगर जनसंख्या देखेंगे तो 14 करोड़ है, ठीक है। अगर 14 करोड़ है तो 14 करोड़ के हिसाब से इसको लोकसभा में कितना सीट मिलना चाहिए, 100 कितना मिलना चाहिए, 40 सीट मिलना चाहिए। अगर तमिलनाडु का देखेंगे तो तमिलनाडु का उस समय जनसंख्या 39 सीट है, तो 3 करोड़ 90 लाख आप ले लीजिए। लेकिन आज भी तमिलनाडु का जनसंख्या देखेंगे तो आपका 5 करोड़ है। कितना है, 5 करोड़, मतलब 4 से 5 करोड़ के बीच में है। तो 5 करोड़ इसका जनसंख्या, तो इसका सीट आज बढ़ के कितना होगा, 50। वही अगर आप बात करेंगे केरल का, तो केरल का उस समय 20 था, तो 2 करोड़ इसका जनसंख्या था। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो इसका जनसंख्या लगभग आप हाईएस्ट मान सकते हैं कि जो 4 करोड़ है, 3 करोड़ 95 लाख है, अति हाँ 63 लाख है, तो आप 4 करोड़ इसको मान सकते हैं। तो 4 करोड़ है, इसका मतलब इसका सीट कितना, इसको कितना सीट मिला, 40 सीट मिला। देखिए अगर इस हिसाब से अगर सीटों का विभाजन होगा तो इससे होगा क्या कि जो बड़ी संख्या में उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व कहां बढ़ेगा, राजनीति में। राजनीति में तो ऑटोमेटिक है इनका बड़े पैमाने पर, क्योंकि उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, इधर कंट्रोल नहीं किया गया और दक्षिण भारत में जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया गया, तो इसका इफेक्ट क्या है, राजनीतिक इफेक्ट पड़ेगा।
तो पूरे देश का जो है सो जो समीकरण अभी है वो समीकरण क्या हो सकता है कि जो बिगड़ सकता है। और दूसरा कंडीशन ये होगा जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और आर्थिक स्थिति तो खराब है लेकिन राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगा, और दक्षिण भारत वाले को लगेगा कि जो हमारे साथ क्या सौतेले जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो आप कहेंगे इसके बाद क्या हुआ सो बताइए। 1971 के बाद क्या हुआ कि जो आज तक भी 543 सीट है, जबकि वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से देखेंगे तो 1460 होना चाहिए। तो अब यहां पर आपको ये जो भी तथ्य था, हम ये तथ्य आपको इसीलिए समझाए क्योंकि अगर कोई भी बात तथ्य से अगर आप समझेंगे, फैक्ट के साथ समझेंगे, तो आपको थोड़ा सा मतलब समझने में क्या होता है, आसानी होता है। तो अगर हम लोग अब बात करेंगे कि जे आप कहेंगे यहां के बाद क्या हुआ। अब देखिए आपको पता है कि जो पहला परिसीमन आपको बताया कि जो कब हुआ, 1952 में पहला परिसीमन आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, पहला परिसीमन आयोग, इसके अकॉर्डिंग बांट दिया गया जो भी राज्य थे उनको सीट। फिर अगला हुआ 62 में हुआ, तो 62 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अब कहेंगे क्षेत्र को बांटने का कितने तरीका, अब बांटने का दो तरीके, एक तो आप भौगोलिक स्तर पर बांट दें, भौगोलिक, या आप बोलिए सीधे क्षेत्र के हिसाब से बांट दें, और एक है जनसंख्या के हिसाब से। तो फिलहाल हमारे देश में जो सीटों का विभाजन हुआ था यहां पर ये जनसंख्या के हिसाब से हुआ था। और जनसंख्या के हिसाब था उस समय बिहार की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ था, तो 4 करोड़ था तो बिहार को 40 सीट मिला, सीधा सा बात था। एक क्योंकि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट एक सदस्य का चुनाव होना था तो 40 सीट मिला। उसी तरह से यूपी का 8 करोड़ था तो इनको 80 सीट मिला। उसी तरह से आप देखेंगे तमिलनाडु का 3 करोड़ 90 लाख था तो उनको 39 गो सीट मिला। उसी तरह से आप देखेंगे केरल का 2 करोड़ जनसंख्या था तो इनको 20 गो सीट मिला। मतलब प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट का चुनाव हुआ। तो हमारे देश में जो परिसीमन किया जाता है ये क्या किया जाता है, जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। तो एक तो जनसंख्या और एक कहेंगे क्षेत्र के हिसाब से। अब देखिए क्षेत्र के हिसाब से क्या है, 40 सीट मिला बिहार को, तो बिहार ये मान लीजिए स्टेट है, इस बिहार स्टेट को 40 लोकसभा सीट में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। अब मान लीजिए कि ये समस्तीपुर सीट है, समस्तीपुर लोकसभा सीट है, इसी के जस्ट बगल में उजियारपुर हो गया। बात आ रहा है कि समझ में, उजियारपुर के जस्ट बगल में यहां पर मान लीजिए हाजीपुर हो गया। ठीक है, इस तरह से मतलब सीट में क्या कर दिया गया, 40 सीट में बिहार को क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। अब यहां पर क्या हुआ, जनसंख्या कंट्रोल हो गया। अब दक्षिण भारत वाले जो थे से वो इंदिरा गांधी से पूछे कि मैडम ये बताइए कि जो उत्तर भारत की जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रहा है, अगर आप परिसीमन 72 में आप देख रहे हैं कि जो परिसीमन आयोग बन रहा है, तो इंदिरा गांधी के सामने चुनौती था कि जो 1972 के हिसाब से हम 1972 के जनसंख्या के हिसाब से, इसका मतलब आप देखिए ये 539 सीट जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपको 1971 के जनगणना के हिसाब से। ठीक है, 1971 के जनगणना के 1961 के जनगणना के आधार पर। तो अब इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा चुनौती इस बात का आया कि जो अब इससे आगे क्या किया जाए। और दक्षिण भारत के जो नेता थे उनसे पूछते थे कि मैडम अगर आप जनसंख्या के हिसाब से अगर आप सीटों का विभाजन करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि हमारा राजनीतिक स्थिति बहुत क्या होगा, कमजोर होगा, जबकि उत्तर भारत का राजनीतिक स्थिति बहुत क्या होगा, मजबूत होगा। तो इंदिरा गांधी के समक्ष ये एक सबसे बड़ा क्या था, चुनौती था। तो उन्होंने मैनेज करने के लिए क्या किया, ये जो प्रक्रिया था इसको रहने दिया और एक संविधान संशोधन करवाया, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन ये करवाए 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन करवाए और इन्होंने लिखवा दिया कि जे वर्ष 2000 तक, कितना, वर्ष 2000 तक
जो लोकसभा का सीट है उसको 543 ही रखा जाएगा, मतलब उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो यहां से संविधान संशोधन करके इसको सीमित कर दिया गया, जो 2000 से पहले इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और कह दिया गया जो 2071 के जनगणना के अनुसार यहां तक क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है। अब कहेंगे तो फिर 2000 के बाद क्या हुआ, इसके सीधे डबल कर दीजिए, 2 गुना। एक हुआ 84वां संविधान संशोधन, और 84वां संविधान संशोधन हुआ आपका 2002 में, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इन्होंने इस संविधान संशोधन के तहत लिखवा दिया गया, जे इसी को आगे बढ़ा दिया, कहा कि जे 2026 तक 1971 के जनगणना के अनुसार जो परिसीमन है उसी को लागू रखा जाएगा। और 2026 के बाद जो भी आपका क्या होगा, जनगणना होगा, 2026 के बाद जो भी जनगणना होगा उसके जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करवाया जाएगा। आप कहेंगे इसका मतलब 2026 में 2021 के जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, तो नहीं, 2026 के बाद जो जनगणना होगा, इसका मतलब 2026 के बाद जो जनगणना होगा वो होगा कब, 2031 में, क्योंकि 21 के बाद एक के दा 31, तो 31 का जो जनसंख्या होगा 31 का, तो आपको पता है जो अगर 2031 में जनगणना होता है तो जनगणना का रिपोर्ट आने में 2 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि जो ये 2 साल बाद, इसका मतलब 2033 से अगला फिर आपका चुनाव की प्रक्रिया देखेंगे। तो अभी चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा का मान लीजिए जो 2000 अभी आप देखें जो 24 में हुआ, फिर आप देखेंगे 2000 कब होगा, 29 में होगा। फिर अगर सब चीज सही रहा तो मतलब बीच में अगर सरकारें गिरेगी नहीं और सरकार बहुमत में रहेगी, चलते रहेगी सामान्य परिस्थिति में, तब अगर बीच में गिर जाती है, फिर से अगर मध्यावर्ती चुनाव, बीच का अगर चुनाव करवाना पड़ता है तो वो स्थिति अलग। लेकिन फिर अगर देखेंगे तो 2034 में आपका चुनाव होगा। इसका मतलब है कि 2034 के चुनाव इस टाइम पीरियड में 33 और 34 के बीच में अगर सरकार चाहे तो परिसीमन क्या है, करवा सकता है। अब करवा सकता है तो यहां पर इसको बढ़ा दिया गया। इसका मतलब 2026 के बाद जो जनगणना होंगे उस जनगणना के जनसंख्या के आधार पर आपका क्या किया करवाया जाएगा, परिसीमन करवाया जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से भी, तो वर्तमान अगर अभी जो यूएन का रिपोर्ट है, यूएन कह रहा है कि जो भारत की जनसंख्या 2034 तक ये बताया है कि जो भारत की जनसंख्या जो है सो होने की संभावना है 176 करोड़। कितना, 176 करोड़। अब 176 करोड़ अगर 2034 तक भारत की जनसंख्या हो जाती है तो उसके हिसाब से 71 की जनगणना, इसका मतलब है जो आप मान सकते हैं जो 71 की जनगणना में 170 करोड़, इसका मतलब है कि जो वहां पर 1700 क्या होंगे, लोकसभा के सीट होंगे। लेकिन अब ये होंगे कि नहीं होंगे, तो एक तो हो गया जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन अगर क्षेत्र के हिसाब से, अगर मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रहे हैं तो क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र में क्या कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए। अब क्षेत्र में परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये समस्तीपुर, ये मान लीजिए उजियारपुर लोकसभा सीट हो गया और ये समस्तीपुर हो गया, और ये मान लीजिए आपका समस्तीपुर हो गया, उजियारपुर ये हो गया हाजीपुर। तो अगर मान लीजिए कि किसी वजह से हम लोग को पता है कि जो शहर में माइग्रेशन के वजह से, जैसे जो राजधानी है या टाउन है वहां पर माइग्रेशन के वजह से अगर आप देखेंगे, माइग्रेशन करने का मतलब व्यक्ति ज्यादातर शहर की तरफ भागता है बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या होती है, माइग्रेशन के वजह से जनसंख्या बहुत ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाता है। तो बढ़ने के लिए मान लीजिए समस्तीपुर में जो जनसंख्या हो गया सो 10 लाख पर करवाना था, लेकिन समस्तीपुर का जनसंख्या किसी वजह से, माइग्रेशन के वजह से मान लीजिए 14 लाख हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि जो उजियारपुर का जो है, उजियारपुर का मान लीजिए कि जो यह सो अभी मान लीजिए कि जो 11 लाख है, इसका मतलब 3 लाख यहां पर ज्यादा हो गया। तो ऐसा करेंगे जो 3 लाख हुआ यहां से क्या करेंगे, 3 लाख को 2 से डिवाइड कर देंगे,
क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5 लाख, तो 1.5 लाख तब 12.5 लाख यहाँ कर देंगे और 12.5 लाख यहाँ कर देंगे। और क्षेत्र के हिसाब से इसका जो उजियारपुर और समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो बाउंड्री हो गया वो बाउंड्री आपको क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे जो उजियारपुर जो विधानसभा उजियारपुर लोकसभा सीट है उसका वैशाली जिला का जो पातेपुर प्रखंड है, पातेपुर प्रखंड को काट के या आप बोल सकते हैं पातेपुर विधानसभा जो क्षेत्र है इस विधानसभा को काट के किसमें कर दिया गया, उजियारपुर में। क्योंकि आपको पता है जो हाजीपुर है तो हाजीपुर अपने आप में एक शहर हो गया और शहर में जनसंख्या माइग्रेशन के वजह से बढ़ते हैं, तो बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो वहां पर अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाएंगे और उसी के बगल में अगर कोई लोकसभा क्षेत्र है उसका जनसंख्या कम है तो फिर ये मान लीजिए कि जो एक मेंबर जो होगा सो अधिक लोग का रिप्रेजेंट करेगा और एक व्यक्ति कम लोग का, तो उसको समानता लाने के लिए क्या किया जा सकता है, जे उसके बाउंड्री में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप देखेंगे जो इधर से पातेपुर विधानसभा जो वैशाली जिला का था इसको काट के किस में कर दिया गया, उजियारपुर में कर दिया गया। तो ये था आपका कुछ पर्सपेक्टिव जिसके आधार पर हम लोग समझने का कोशिश किए। अब अगर हम लोग बात कर लेंगे तो अब क्या, इसके लिए आप मान के चलिए कि जो अभी तक मोटा मोटी 4 समिति का क्या किया गया, गठन किया गया और ये चारों समिति के बारे में आपको बताया गया, फिर इसके जो वस्तु स्थिति थे इसके बारे में बताया गया और अंततः इनका मूल उद्देश्य वही है कि जो देश है, देश में जनसंख्या के हिसाब से जो क्षेत्र है लोकसभा का और विधानसभा का उसको तय करना। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो वीडियो कैसा लगा और नया कुछ सीखने को मिला कि नहीं, ताकि हमें भी उत्साह बढ़ेगा और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए और कुछ नए टॉपिक पर रिसर्च करके और आपके सामने वीडियो इसी तरह से लाता रहूं। तो जय हिंद साथियों।